हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जो आईटीआई के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ यदि आप किसी सरकारी सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, रेलवे के अलावा आपकी गन फैक्ट्री हो गई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई, आपका ऑयल कंपनी हो गया, ऑयल के साथ आपका रिलायंस कंपनी हो गया, तो इन सभी कंपनियों में जॉब पाने के लिए आपको इंटरव्यू और एग्ज़ाम को फेस करना होता है। तो जब आप इंटरव्यू या एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी के सभी प्रश्न लगभग आपके ट्रेड से संबंधित होते हैं। तो यदि आप यहाँ पर तैयारी करते हैं अपने आईटीआई की, तो आईटीआई के साथ साथ यहाँ पर जो आपका जॉब है उस जॉब का भी यहाँ पर तैयारी हो जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न दिया गया है कि एएमआई प्रकार के यंत्र में डैश होता है। तो इसके पिछले कुछ वीडियो हम बना रखे हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। और जो आप ये देख रहे हैं एएमआई, तो एएमआई जो है एएमआई हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको पढ़ना है। इसका जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मेरा एएमआई प्रकार का इंस्ट्रूमेंट क्या है या एमसी प्रकार का जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है। तो यहाँ पर केवल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को केवल हम टिक करेंगे। तो मेरा जो पहला प्रश्न है वो है कि एएमआई प्रकार के यंत्र में जो उसका पैमाना होता है वह पैमाना और अक्षीय होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग 2 नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा मैगर 1 नंबर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि पीएमसी प्रकार के मीटर का सिद्धांत क्या है। तो जो हमारा पीएमसी प्रकार का जो मीटर होता है उसका सिद्धांत होता है डीसी मोटर का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 नंबर को टिक कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न है कि जीनर डायोड की शक्ति का अपव्यय क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा 2 नंबर ऑप्शन दिया गया है, शून्य भार धारा पर अधिकतम होता है। तो यानी कि जो मेरा ऑप्शन जो होगा वो 2 नंबर सही होगा। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि पी प्रकार अर्धचालक में बहुमत वाले वाहक को, यानी कि जो हम लोग डायोड बनाते हैं तो डायोड में हम लोग पी टाइप मटेरियल तैयार करते हैं और एन टाइप मटेरियल तैयार करते हैं। यानी कि हम लोग डायोड में पी टाइप मटेरियल और एन टाइप, यानी कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को मिला करके हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण करते हैं। अब होता क्या है कि पी टाइप मटेरियल में जो है होल की संख्या ज़्यादा होती है। क्या किसकी संख्या ज़्यादा होती है? होल की संख्या ज़्यादा होती है। और एन टाइप में जो है, एन टाइप की चर्चा करेंगे तो ए टाइप में जो है कि हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अधिक मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुमत वाले वाहक को क्या कहेंगे। तो हम लोग बहुमत वाले वाहक को हम लोग होल कहेंगे। तो यहाँ पर हम 1 नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि डायोड शताब्दी में डायोड शब्दावली में PIV से अभिप्राय है। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा मेरा 1 नंबर पीक इनवर्स वोल्टेज। यानी कि जो मेरा पीक इनवर्स वोल्टेज है वो डायोड शब्दावली में क्या करता है, PIV को अभिप्रायित करता है। यानी कि PIV का मतलब क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न है कि SCR डैश है। तो जो मेरा SCR होता है वह SCR 4 सतहों और 3 सिरों वाला होता है। यानी कि 4 सतहों और 3 सिरों वाली युक्ति है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हम 3 नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि बाइनरी संख्या 0101 कोष्ठ के बाद आपका 2 है के बराबर दशमलव संख्या है। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 5 नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन को हम टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अक्षर डी दशमलव संख्या डैश का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 13 नंबर। यानी कि जो मेरा यहाँ पर 13 नंबर जो यहाँ पर यानी कि जो मेरा 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो हम 3 नंबर ऑप्शन को सही कर देंगे 13। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न है कि जब एक पिंजरी प्रेरण मोटर, यानी कि जब हम लोग एक स्क्विरल के जो मोटर को सीधे यानी कि डायरेक्ट चालू करते हैं तो
प्रारंभिक धारा होगी, यानी कि जब हम लोग एक पिंजरन मोटर को हम लोग DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चालू करते हैं तो उसकी जो प्रारंभिक धारा होगी वो क्या होगी, तो जो उस मोटर की जो प्रारंभिक जो आपकी धारा होगी वह प्रारंभिक धारा पूर्ण भार धारा से लगभग 5 से 7 गुना होती है। एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग एस्किरल के मोटर को डायरेक्ट जो है कि स्टार्ट करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग जो प्रारंभिक जो धारा होती है वह पूर्ण धारा के लगभग 5 से 7 गुनी होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि 3 फेज की मोटर में चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने वाले फ्लक्स वेक्टर के कोण डैश डैश पर विद्यमान किए जाते हैं। तो जो हमारा 3 फेज का इंडक्शन मोटर होता है तो 3 फेज के इंडक्शन मोटर में जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का जो वेक्टर होता है वह 120 डिग्री पर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 120 डिग्री को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह अगला प्रश्न है कि संधारिता यानी कि कैपेसिटर प्रारंभिक मोटर की घूर्ण दिशा प्रतिवर्तित की जाती है, यानी कि संधारिता प्रारंभिक मोटर की घूर्ण दिशा परिवर्तित की जाती यानी कि प्रतीत की जाती है। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है वह क्या है, संधारिता प्रारंभिक यानी कि जो हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यानी कि संधारिता प्रारंभिक मोटर यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की घूर्ण दिशा परिवर्तित की जाती है, यानी कि जो हम लोग का कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर होता है उसकी दिशा को हम लोग किस प्रकार बदल सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शनों में जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा, तो वह जो मेरा ऑप्शन होगा वह आपका होगा 3 नंबर, यानी कि जब हमें किसी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की दिशा को बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी प्राइमरी कुंडली या जो सेकेंडरी कुंडली यानी कि उसकी जो कुंडली है, यानी कि हमारा जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है उसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। एक जो हमारी वाइंडिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, और जो हमारी दूसरी वाइंडिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं रनिंग वाइंडिंग। यानी कि रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों में से किसी एक टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे, बदल करके हम लोग जो हमारी जो मोटर है उसकी दिशा को हम लोग बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो क्या होगा, 3 नंबर में सही आंसर होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न है कि AC और DC दोनों आपूर्ति के लिए किस प्रकार की एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है वह AC और DC दोनों प्रकार के सप्लाई पर कार्य करती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, तो स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग, यानी कि जो मेरा स्टेपर मोटर होता है उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो जो मेरा स्टेपर मोटर होता है एक विशेष प्रकार का मोटर होता है और इस मोटर का उपयोग हम लोग फैक्स मशीन यानी कि जो मेरा फैक्स मशीन होता है उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा 2 नंबर ऑप्शन होगा सही होगा। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी प्रत्यावर्तक के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए प्रयुक्त उत्तेजक डैश होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरा प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है मेरा कि किसी प्रत्यावर्तक यानी कि एक्साइटर के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए प्रयुक्त उत्तेजक डैश होता है। तो यहाँ पर जो मेरा 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा, शंट जनरेटर। तो एक बात याद रखिएगा, जो हमारा प्रत्यावर्तक होता है उसके फील्ड को उत्तेजित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, DC जनरेटर के माध्यम से सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा 2 नंबर ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि जब कोई कुंडली या चालक चुंबकीय पुंज के लंबवत गति करता है तो प्रेरित EMF क्या होगा, डैश होगा। तो जो मेरा प्रेरित EMF होगा वो क्या होगा, तो प्रेरित EMF मेरा जो होगा वह अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग अधिकतम को यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न है कि किसी घूर्ण आर्मेचर वाले 3 फेज स्टार संयोजन परिवर्तक में डैश होगा। यानी कि यहाँ पर जो मेरा प्रश्न दिया गया वो प्रश्न पूछ रहा है किसी घूर्ण आर्मेचर वाले, यानी कि जो मेरा हमारे पास कोई अल्टरनेटर हो गया और हमारे अल्टरनेटर में जो आर्मेचर है वो मूव करता है। क्या करता है, हमारे अल्टरनेटर में मेरा जो आर्मेचर है मूव करता है। एक बात याद रखिएगा, जो हमारे अल्टरनेटर होते हैं उन अल्टरनेटरों में किसी अल्टरनेटर यानी कि जो हमारे छोटे साइज के अल्टरनेटर होते हैं उसमें आर्मेचर मूव करता है, और जो हमारे बड़े
अल्टरनेटर होते हैं उनमें मेरा आर्मेचर स्थिर रहता है और जो मेरा फील्ड रहता है, फील्ड मेरा क्या करता है, फील्ड मेरा मूव करता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 फेज का जो मेरा अल्टरनेटर है उस अल्टरनेटर में क्या है, उस अल्टरनेटर में जो मेरा स्लिप रिंग होगा वो स्लिप रिंग कितना होगा, उसकी संख्या कितनी होगी। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो जो यहाँ पर स्लिप रिंग होगी उनकी संख्या मेरी 4 होगी। 3 जो स्लिप रिंग होगा वह 3 फेज के लिए होगा, आर वाई बी के लिए, और जो मेरा एक स्लिप रिंग होगा वह न्यूट्रल के लिए होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी सिंक्रोनस मोटर की फील्ड अंडर एक्साइटेड है तब पावर फैक्टर डैश डैश होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है वह सिंक्रोनस मोटर का उपयोग हम लोग अधिकतर कंपनियों में पावर फैक्टर को सुधारने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, पावर फैक्टर को हम सुधारने के लिए अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर होगा वो क्या होगा, पश्चगामी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम 1 नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि वेब वाइंडिंग में परिणामी पिच लगभग बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो मेरा वेव वाइंडिंग होगा उसमें जो परिणामी पिच होगा वह लगभग बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो वह मेरा बराबर होगा 3 नंबर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, 3 ऑप्शन मेरा क्या दिया गया है, पृष्ठ पिच तथा अग्र पिच के योग के बराबर होगा। यह मेरा ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि चित्र में दर्शाई गई वाइंडिंग की आकृति क्या है। तो यहाँ पर जो मेरा चित्र दिया गया है, चित्र में आप देख रहे हैं जो हमारी वाइंडिंग जो यहाँ पर देख रहे हैं, इस वाइंडिंग का जो दिया गया है, इस वाइंडिंग का जो आकृति है, इस आकृति का नाम क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सकेंद्रीय वाइंडिंग। तो यानी कि इस प्रकार की ये जो आप देख रहे हैं चित्र, इस प्रकार की जो वाइंडिंग होती है इस वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं सकेंद्रीय वाइंडिंग। क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच होगा। यानी कि मेरा जो पोल पिच होगा क्या होगा, तो पोल पिच बराबर होता है टोटल स्लॉट बटा पोलों की संख्या। यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोल पिच मेरा 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 नंबर यानी कि जो मेरा 2 नंबर ऑप्शन से क्या करेंगे, हम ठीक कर देंगे, टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर अगला जो मेरा प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न है कि एसी मोटर वाइंडिंग में कोयल यानी कि एसी मोटर वाइंडिंग में कॉइल समूहों की संख्या की गणना करने के लिए सूत्र है। यानी कि जो मेरा एसी मोटर वाइंडिंग होता है तो एसी मोटर वाइंडिंग में जो कॉइल है उसकी संख्या की गणना करने के लिए हम लोग किस सूत्र का हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा 3 नंबर ऑप्शन जो दिया गया है कि फेजों की संख्या गुणे पोलों की संख्या, यह ऑप्शन मेरा सही होगा। 3 नंबर के यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि इनपुट एसी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो अर्ध तरंग डिस्टकारी का उत्पादित डीसी वोल्टेज डैश होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास एसी वोल्टेज 30 वोल्ट है और उस 30 वोल्ट एसी को हम लोग डायोड के द्वारा यदि हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उस डीसी का जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज कितना होगा, तो उस डीसी का जो वोल्टेज होगा वह लगभग 13.5 वोल्ट के समथिंग होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 नंबर को यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो अगला प्रश्न क्या है कि सेतु डिस्टकारी में आउटपुट पर स्लिप आवृत्ति कितनी बार इनपुट एसी आवृत्ति से अधिक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वह सही ऑप्शन हो जाएगा मेरा 2 नंबर यानी कि दोगुनी। अब यहाँ पर आप चर्चा कीजिएगा सर कि दोगुनी कैसे हो जाएगी। तो जो हमारा एसी सप्लाई होता है, क्या होता है एसी, तो जब हम लोग एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, एसी सप्लाई को जो हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से, किसके माध्यम से, ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से। तो जो हमारा आवृत्ति यानी कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, या आप फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो हमारा डायोड है, हमारा डायोड जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो डीसी जो हमें प्राप्त होती है वह डीसी हमारी प्योर डीसी नहीं होती है। उस डीसी को हम लोग कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, और पल्सेटिंग डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर। और जब डायोड हमारा सिंगल होगा, यानी कि जब सिंगल डायोड के माध्यम से हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की जो संख्या होगी वह क्या होगी, वह फ्रीक्वेंसी की संख्या हमारे एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। जब डायोडों की संख्या 2 होगी या 2 से अधिक होगी तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी डीसी की एसी की अपेक्षा क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 नंबर को हम लोग टिक आउट कर देंगे। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि बिजली कटने के बाद भी किस प्रकार के रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा 3 नंबर ऑप्शन होगा लैचिंग रिले जो होता है वह बिजली कटने के बाद भी
बिजली कटने के बाद भी अपने स्थिति को क्या रखता है, संपर्क में रखता है, यानी कि ठीक रखता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 3 नंबर हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया कि NE कोड के अनुसार न्यूट्रल के लिए कलर कोड, यानी कि NE कोड के अनुसार जो मेरा न्यूट्रल होगा उसका कलर कोड क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं न्यूट्रल का कलर कोड क्या होता है। तो न्यूट्रल का कलर कोड आपका काला होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह